तो अभी हम देखेंगे RDBMS सिस्टम के बारे में। ओके, तो इससे पहले हमने देखा था डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के अलग अलग मॉडल थे यहाँ पे, जो अलग अलग मॉडल अलग अलग तरीके से काम करते हैं और उनका अलग अलग सॉफ्टवेयर है उनको इम्प्लीमेंट करने वाला। ठीक है, तो हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना है तो हमें RDBMS सीखेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके अंदर हम पूरी तरीके से ये जो RDBMS मॉडल है किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, सारी चीज़ें हम इस पर पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हियर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ RDBMS। व्हाट इज़ RDBMS। ठीक है, तो RDBMS क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको लिख देता हूँ। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल, यहाँ पे RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, RDBMS को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो that is used to manage data in a structured format that is in a row and column called as table, ओके। तो यहाँ पे RDBMS सिस्टम जो है यहाँ पे ये इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो ये सिस्टम का मेन पर्पज़ ये होता है कि ये हमारा जो भी डेटा है ये स्टोर करता है, मैनेज करता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। ओके, जिसका जैसे कि रोज एंड कॉलम्स में, उसी को हम टेबल कहते हैं। ओके, तो हियर सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि RDBMS यूज टेबल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा। ओके, तो RDBMS के बारे में अगर बात होती है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये टेबल डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो टेबल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में फिक्स रखनी है। RDBMS अगर बात आती है तो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है हमारा टेबल डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारा डेटा किसके अंदर स्टोर होता है, टेबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी को हम टेबल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हम RDBMS की कुछ कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है RDBMS के। ठीक है, तो हियर कोर कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS। ठीक है, तो इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना ज़रूरी होता है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट RDBMS के अंदर यूज होते हैं। ओके, सो नंबर एक है कॉन्सेप्ट के अंदर टेबल organized into row and column। तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट टेबल, ये जो डेटा है, डेटा को क्या करता है, रो एंड कॉलेज में ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नंबर सेकंड स्कीमा है यहाँ पे। सो डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, column and relationship, column and relationship।
ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कीमा जो होता है, तो स्कीमा का मतलब ये होता है कि जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, जैसे कि टेबल का स्ट्रक्चर है, कॉलम का स्ट्रक्चर है, या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है, तो जो भी स्ट्रक्चर जो होता है उसी को स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। स्कीमा का मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, वेदर इट इज़ अ टेबल और कॉलम और अ रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज अ स्कीमा हियर। ओके, सो राइट नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कीज। थर्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कीज। तो अभी डेटाबेस के अंदर यहाँ पे कीज कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है RDBMS के अंदर। ठीक है, तो उसमें से नंबर 1 है यहाँ पे, नंबर 1 यहाँ पे प्राइमरी की। प्राइमरी की, ठीक है। सो प्राइमरी की के बारे में, यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर इन अ रो इन अ टेबल। ठीक है, तो प्राइमरी की का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये की का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी यूनिक डेटा है यहाँ पे हमारे टेबल के रो के अंदर, मल्टीपल रो होते हैं टेबल के अंदर, उसमें से जो भी यूनिक रो आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी डेटा होता है उसी को प्राइमरी की यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास दो स्टूडेंट है, सब उसका सारा नाम सेम है, दोनों का भी नाम सेम है, लेकिन दोनों के अभी अंदर दोनों का ऐसा कोई डेटा होना चाहिए कि वो उसको डिस्टिंग्विश कर सके। जैसे उसका रोल नंबर, तो रोल नंबर जो है वो कभी सेम नहीं होता है, यूनिक होता है। तो रोल नंबर क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिक रिकॉर्ड को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की। ना उसके बाद कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नंबर से फॉरेन की। फॉरेन की, लिंक वन टेबल टू अनदर, लिंक वन टेबल टू अनदर। तो RDBMS के अंदर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो है ये फॉरेन की के ऊपर ही क्या है बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की जो है उसी के ज़रिए हम टेबल को लिंक करते हैं। एक टेबल दूसरे टेबल को हम यहाँ पे लिंक करते हैं, मतलब एक टेबल का रेफरेंस दूसरे टेबल के अंदर हम देते हैं। तो इसी को कहा, ये करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है उसी को फॉरेन की कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दो टेबल है हमारे इस तरीके से, ये टेबल 1 है और यहाँ पे टेबल 2 है। ठीक है, तो ये है टेबल 1 और ये है टेबल 2। ठीक है, तो ये टेबल 1 क्या करेगा, टेबल 2 का रेफरेंस स्टोर करके रखेगा। तो ये यहाँ पे जो स्टोर करके रखेगा जो कॉलम होगा ये इसी को कहा जाता है फॉरेन की कॉलम, फॉरेन की कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेबल्स है हमारे पास, तो एक टेबल दूसरे टेबल को का रेफरेंस स्टोर करके रखता है, और स्टोर करके रखने वाला जो भी कॉलम होता है उसी को हम कहते हैं फॉरेन की कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ऑन द फॉरेन की ये रिलेशन क्रिएट होता है यहाँ पे, और ये रिलेशन क्रिएट करते हैं हम फॉरेन की के इस्तेमाल से। तो यहाँ पे जो भी आपका रिलेशनल डेटाबेस है ये वर्क होता है आपके रिलेशनशिप पे, और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है आपकी फॉरेन की से, क्योंकि फॉरेन की कॉलम ऐसा होता है कि वो दूसरे टेबल का रेफरेंस स्टोर करके रखता है, ताकि हमें लिंक लगे कि किस टेबल का डेटा किस टेबल की डेटा के साथ रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे फॉरेन की कॉलम का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे फॉरेन की कैसे बनाते हैं, उसको प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको फैमिलियर होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, RDBMS के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद होता है कंपोजिट की। थर्ड, कंपोजिट, कंपोजिट की। ठीक है, तो यहाँ पे है अ प्राइमरी की फॉर्म्ड बाय 2 और मोर कॉलम, और प्राइमरी की फॉर्म्ड बाय 2 और मोर कॉलम। अब कंपोजिट की का मतलब क्या होता है, कंपोजिट का मतलब होता है कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ आके
कुछ बनता है उसको हम कंपोजिट कहते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट की जो होती है ये एक टेबल के अंदर आप मल्टीपल की लगा के उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मल्टीपल प्राइमरी की का मिलकर क्या होता है यहाँ पे कंपोजिट की बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपोजिट की का मतलब सिंपली यही है कि मोर देन 2 कीज़ यहाँ पे एक साथ आती है तो वो कंपोजिट की बनती है। ओके, तो जैसे कि प्राइमरी की फॉर्मेटेड बाय 2 और मोर कॉलम, तो प्राइमरी की जो आप डिफाइन करते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉलम जो होता है उससे यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऐसे 2 कॉलम आप या 3 कॉलम का इस्तेमाल करके एक की बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट की उसको कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ही की के बाद कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे इंडेक्स का। इंडेक्सेस ऑप्टिमाइज सर्च क्यूरी, सर्च क्यूरी फॉर फास्टर डेटा रिट्राइवल, ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स एक कॉन्सेप्ट होता है। इंडेक्स भी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट माना जाता है जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी आप सर्च कर रहे हैं सर्च क्यूरी को फास्ट डेटा रिट्राइव करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप इंडेक्स से जो लगा के रखते हो किसी कॉलम को, तो वहाँ पे उस कॉलम को एक अलग तरीके से डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखा जाता है ताकि यहाँ पे आप डेटा रिट्राइव करते हो तो डेटा फास्ट रिट्राइव होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्सेस यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आरडीबीएमएस हम पढ़ने जा रहे थे उसकी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि टेबल है कि उसका स्कीमा है, कीज़ है, की के अंदर प्राइमरी की है, फॉरेन की है यहाँ पे, उसके बाद कंपोजिट की है एंड उसके बाद इंडेक्सेस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं थ्रू आउट दिस आवर ये कोर्स। एसक्यूएल क्यूरी का इस्तेमाल करके किस तरीके से डेटा को सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके डेटा को रिट्राइवल किया जाता है और डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट आपको टोटल थ्रू आउट दिस कोर्स और लाइव काम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ फीचर्स देखेंगे आरडीबीएमएस के। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हमें कोई फीचर्स पता होते हैं सिस्टम के, तो वहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सिस्टम क्या है और सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है। तो उसकी कुछ फीचर्स है, तो हमें फीचर्स सबसे पहले पता होना चाहिए। डायरेक्टली हम कोडिंग पे जंप नहीं करना चाहिए कभी भी। मैं आपको एक सीक्रेट यही बता रहा हूँ कि आप थ्योरी में पहले उस सिस्टम को जानिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके फीचर्स प्रिंसिपल क्या है इसको समझिए और बाद में उसको अप्लाई करके कोडिंग के थ्रू उसको अब इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो कोडिंग, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे सीखा है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम कोडिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कोड करते हुए टेबल बनाएंगे, स्कीमा बनाएंगे, हम कीज अप्लाई करेंगे अलग अलग। तो डेटाबेस के हिसाब से जो भी सिस्टम हम यूज़ करें, जैसे पोस्टग्रे है, माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, तो ये जो सिस्टम है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट सिस्टम इसका सिंटैक्सेस अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है हर सिस्टम के अंदर। आरडीबीएमएस सिस्टम जो भी है वो जो आरडीबीएमएस को सपोर्ट करता है, जैसे माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, उसके बाद एसक्यूएल सर्वर है, यहाँ पे मोंगोडीबी नहीं है, तो जो कुछ भी एसक्यूएल लाइट है, आईबीएम डीबी है, तो ये जो डाटाबेस सिस्टम है आरडीबीएमएस मॉडल को फॉलो करते हैं। सबके अंदर यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो अपने अपने तरीके से उसका सिंटैक्स अलग हो सकता है। तो अलग अलग सिंटैक्स का इस्तेमाल करके वो इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फीचर्स, यहाँ पे फीचर्स ऑफ आरडीबीएमएस, ओके। तो ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स है। सबसे पहला इसका फीचर्स में है यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी। इसके ऊपर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन।
ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड प्रॉपर्टी। ओके, अब एसिड प्रॉपर्टी ये क्या है? इट इज़ अ RDBMS feature or RDBMS feature stand for, ये जो ये है ये फॉर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, उसके बाद एसिड, C फॉर कंसिस्टेंसी, I for isolation and D for durability। ठीक है, तो ये एसिड प्रॉपर्टी इसके ऊपर ही RDBMS काम करता है बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है आपको जानना ज़रूरी है, इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका इस्तेमाल करके हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी एसिड प्रॉपर्टी अभी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे एसिड का ये। तो यहाँ पे ए नंबर 1 ए फॉर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। ठीक है, एंश्योर ट्रांजेक्शन आर फुल कंप्लीटेड, ensure transaction are full completed और रोल बैक। ठीक है, एटोमिसिटी का मतलब ये यहाँ होता है कि हम डेटाबेस के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब कुछ डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं या फिर उसमें से कोई निकालते हैं डेटा, बस इसी को हम ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, वो ट्रांजेक्शन के दो ही स्टेट होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, या तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए या तो ट्रांजेक्शन फेल होना चाहिए। इसके बीच में हमारा ट्रांजेक्शन लटकना नहीं चाहिए। जैसे हम गूगल पे में पेमेंट करते हैं यहाँ पे, तो गूगल पे के एक तो पेमेंट फेल होनी चाहिए या तो फिर एक तो पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन बीच में प्रोसेसिंग में लटकना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो ट्रांजेक्शन फेल होना चाहिए या तो फिर वो सक्सेस होना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं हुआ तो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो वो रोल बैक होना चाहिए, मतलब पहले स्टेट में वो आना चाहिए, पहले जैसा था वैसे ही होना चाहिए। इस तरीके की ये जो फीचर है ये दैट इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी फीचर है अपने RDBMS का। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द एसिड प्रॉपर्टी। तो आपको इसके बारे में चीज़ें ध्यान में रखना है। इंटरव्यू क्रैक करते वक्त ये क्वेश्चन 101% ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एसिड प्रॉपर्टी का। ठीक है, सो नाउ उसके बाद है नंबर 2 सी एसिड, सी फॉर कंसिस्टेंसी। तो इसके बारे में मैं लिख के देता हूँ, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी अक्रॉस ट्रांजैक्शन, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी अक्रॉस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी डेटा है, जैसे भी हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशन। ठीक है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डेटाबेस के साथ, मतलब कुछ तो भी डेटाबेस के अंदर हम रख रहे हैं डेटा या फिर उसको निकाल रहे हैं, उसको एक ट्रांजैक्शन कहा जाता है एक सेपरेट टाइम ऑफ मूवमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेटा जो है हमारा डेटा एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो जितने भी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उस थ्रू आउट दिस ट्रांजैक्शन हमारा डेटा की इंटीग्रिटी मतलब एक्यूरेसी ऑफ योर डेटा। ओके, डेटा की एक्यूरेसी बेस्ड ऑन सम रूल,
तो उसी रूल को फॉलो करके आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार रूल लगाया दूसरी बार कौन सा भी डेटा उसके अंदर चला जा रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए अक्रॉस दी ऑल द ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपका डेटा एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसके लिए आप अलग अलग रूल्स लगाते हो, कंस्टेंट लगाते हो, तो उसके हिसाब से आपका डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस दी ट्रांजैक्शन। तो ये है जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। ठीक है, नाउ यहाँ पे थर्ड है, थर्ड पार्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन, आई फॉर आइसोलेशन। ठीक है, अब आइसोलेशन का मतलब आप सभी को पता है। आइसोलेशन का वर्ड क्या होता है कि किसी चीज़ से हम अलग अलग करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में लेता हूँ, ट्रांजैक्शन डू नॉट interfere with each other। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डेटाबेस के ऊपर। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सेम टाइम में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर, डेटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है या फिर रिट्राई हो रहा है, तो मल्टीपल यूज़र एक साथ डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको आइसोलेट किया जाता है ट्रांजेक्शन को। मतलब हर एक का अपना अपना ट्रांजेक्शन सेपरेट किया जाता है ताकि एक दूसरे के साथ इसका इंटरफेयर ना हो सके। ओके, सिस्टम कोलैप्स ना हो सके। तो एक ही डेटा के ऊपर दो पर्सन यूज़र डेटा को ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे, तो उनके ट्रांजेक्शन सेपरेट और आइसोलेटेड फॉर्मेट में उनके ट्रांजेक्शन क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। दोनों का कोई भी थोड़ा भी इंटरफेयर एक दूसरे के साथ नहीं होने देता है ये RDBMS सिस्टम। ओके, तो इस तरीके का जो भी ये फीचर है उसी को हम RDBMS सिस्टम यहाँ पे का कहते हैं यहाँ पे। तो RDBMS सिस्टम का ये बेस्ट फीचर है। फिर चाहे कौन सा भी RDBMS सिस्टम आप यूज़ करो, जैसे MySQL यूज़ करो या फिर Oracle यूज़ करो या फिर PostgreSQL करो, तो उसके अंदर भी ये फीचर्स इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, तो आइसोलेशन ट्रांजेक्शन जो है वो मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली सेम टाइम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते डेटाबेस को, तो उनके हर एक ट्रांजेक्शन को सेपरेट करके एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ इंटरफेयर और कॉन्फ्लिक्ट ना कर सके। तो ये एक इसका फीचर है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी, नंबर 4, D फॉर ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ओके, data persistent even after system failure। persistent even after system failure। सिस्टम फेलियर। ठीक है, तो ये किसका एक डेटाबेस सिस्टम का एक फीचर ये है, बेस्ट फीचर है कि यहाँ पे जो भी डेटा है आपका उस ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो डेटाबेस कहीं ना कहीं सेव होना ही चाहिए डेटा। अगर आपका सिस्टम फेल भी हो जाता है तो भी आपका डेटा सेव होना ही चाहिए। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, परमानेंटली सेव होना चाहिए यहाँ पे, परमानेंट। तो आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ परसिस्टेंट। ओके, तो सिस्टम फेल भी हो गई लेकिन ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है आपका, तो आपका डेटा सिस्टम के अंदर किसी भी हार्ड डिस्क या फिर डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर भी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ड्यूरेबिलिटी। तो ये एसेट प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और ये 101% आपको इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको। ठीक है, 101% इसको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा आपको ये पॉइंट लक्ष्य ध्यान में रखना है, एसिड का लॉन्ग फॉर्म और उसका हर एक चीज़ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना है, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन।
नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ organizing a data, to reduce redundancy, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त यहाँ पे हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं कि किसी टेबल के अंदर रिपीटेड डेटा आता है। तो रिडंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? रिपीटेड डेटा, दिस इज कॉल्ड एज अ रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी आपके टेबल के अंदर नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक डेटा एक ही बार होना चाहिए और उसी को यूज़ करना चाहिए, बार बार आप उसको रीयूज़ करना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल कहता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ये एक प्रोसेस होती है, ये हमारे डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है कि जहाँ पे रिडंडेंसी जो होती है डेटा की, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा यहाँ पे होता है, रिपीटेड डेटा और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, इसको कहते हैं रिपीटेड डेटा या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो ये चीज़ जो होती है, तो इस चीज़ हमारे डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर नॉर्मलाइजेशन जब हम करते तो हम डेटाबेस डुप्लीकेट डेटा जो बार बार इंसर्ट होने वाला है उसको निकाल के फेंकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कि एक डेटा एक ही बार ही होना चाहिए और वो डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। और अगर वो डेटा डुप्लीकेट अगर होता है तो इसी को कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको डेवलपमेंट में। और जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो वो डिपेंड सक्सेस है या फेल है वो डिपेंड करता है आपके डेटाबेस के ऊपर। अगर आपका डेटाबेस अच्छी तरीके से आपने डिज़ाइन किया है तो आपका एप्लीकेशन सक्सेस है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फेल है। सो इट्स डेटाबेस इज़ अ हार्ट ऑफ योर सिस्टम। मीन्स डेटाबेस अगर प्रॉपर तरीके से बन चुका है तभी आपका एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन आपका टोटली कोलैप्स हो जाएगा। तो डेटाबेस का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट और उसकी डिज़ाइन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी। Okay, it is a accuracy of a data। ओके, तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा की एक्यूरेसी। तो आपका आरडीबीएमएस मॉडल डेटा की एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करता है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ओके, उसी को हम डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो आपको इसी वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे डेटा इंटीग्रिटी इंटरव्यू देते हो तब तो ये जो वोकेबलरी है डाटाबेस की, तो इसी वर्ड के अंदर आपको उनको समझाना है इंटरव्यू को, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है इसे डेटा एक्यूरेसी। ओके, तो डेटा इंटीग्रिटी किस तरीके से मैनेज की जाती है आरडीबीएमएस के अंदर। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी मैनेज कर किया जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट है एंटिटी इंटीग्रिटी। अब एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि इंश्योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन रो। तो जब भी आप टेबल बनाते हो, टेबल के अंदर मल्टीपल रो होते हैं, तो हर एक रो का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए वहाँ पे, इसी को कहा जाता है एंटिटी इंटीग्रिटी। ओके, तो दो रो सेम है लेकिन उसके बीच में कोई तो भी ऐसी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो यूनिक वैल्यू से दो रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। तो इस तरीके की जो भी चीज़ होती है उसी को एंटिटी इंटीग्रिटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, रेफरेंशियल
इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है यहाँ पे ये मेंटेन वैलिड रिलेशनशिप, मेंटेन वैलिड रिलेशनशिप यूजिंग फॉरेन की। देखो RDBMS ये एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे दो टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं यूजिंग अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप बनती है फॉरेन की से। ओके, तो आपकी जो भी टेबल के अंदर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं वो वैलिड रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब यूजिंग फॉरेन की का वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, तो विदाउट फॉरेन की आप रिलेशनशिप भी कंसिडर करते हो, मतलब एक कॉलम का आईडी दूसरे कॉलम के आईडी से मैच करके आप ज्वाइन वगैरह करते हो यहाँ पे। लेकिन वैलिड रिलेशनशिप तभी माना जाता है एक टेबल का प्राइमरी की का रेफरेंस आप दूसरे टेबल की फॉरेन की को देते हो। तो इस तरीके की जो भी इंटीग्रिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, उसी को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब एक टेबल दूसरे टेबल का रेफरेंस स्टोर करके रखता है, दूसरे टेबल की कॉलम का रेफरेंस। ओके, ताकि वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो जाए और दोनों रो एक साथ है इसकी एश्योरिटी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी काम करता है यहाँ पे। अब तीसरा है डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी, validate data type and constant, data type and constant। तो डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप जो डेटा स्टोर करने जा रहे हो तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डेटा के टाइप लगा के और अलग अलग उसको कंस्टेंट लगाते हो। तो कंस्टेंट का मतलब यहाँ पे रूल होता है यहाँ पे। ठीक है, आप डेटा के ऊपर कुछ रूल लगाते हो कि उसी रूल से को फॉलो करके डेटा इंसर्ट होना चाहिए और डेटा वैलिडेट होना चाहिए। तो ये जो होता है इसी को डोमेन इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो आपकी जो डेटाबेस सिस्टम है RDBMS ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटा इंसर्ट करते वक्त डेटा को वैलिडेट करो, प्रॉपर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है सिस्टम में, ये आप डिफाइन कर सकते हो यूजिंग डेटा टाइप एंड कुछ कंस्टेंट रूल लगा के बेस्ड ऑन दैट रूल डेटा हमारा उसी तरीके से सिस्टम के अंदर सेव होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट्स है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन MongoDB और SQL, तो आपको ये पॉइंट अगर बताओगे उसके ऊपर तो यही डिफरेंस है MongoDB और SQL के अंदर। NoSQL डेटाबेस के अंदर ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इंटीग्रिटी, तो डेटा इंटीग्रिटी ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से MongoDB NoSQL डेटाबेस सेपरेट किया गया है SQL से, और ये इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से चीज़ें उनको बता सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद है कंकरेंसी कंट्रोल। concurrency control, okay, manage simultaneous data access, ओके। तो कॉन्करेंसी का यहाँ पे मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियसली। ओके, कॉन्करेंसी कंट्रोल मतलब डेटाबेस सिस्टम ये कॉन्करेंसी मेंटेन करता है, मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर डेटाबेस को इंटरेक्ट होते हैं, और वो यूज़र जो होते हैं माइट भी जो वो ह्यूमन हो सकता है या फिर कोई एप्लीकेशन हो सकता है जो कि डेटाबेस सिस्टम से इंटरेक्ट होता है। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारे यूज़र को मैनेज करने के लिए मैनेज कर सकते हैं हमारा RDBMS सिस्टम। तो एक ही डेटा के ऊपर या फिर अलग अलग डेटा के ऊपर बहुत सारे यूज़र एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबको कंट्रोल करता है, सबको एक साथ काम करने की फैसिलिटी अवेलेबल करता है, सबको रिसोर्सेज अलोकेट करके देता है। तो बहुत सारे लोग एट अ टाइम डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंकरेंसी कंट्रोल यहाँ पे। तो उसी को कंकरेंसी कंट्रोल कहा जाता है। तो ये फीचर है डेटाबेस RDBMS के
तो इसी फीचर्स के ऊपर RDBMS के ऊपर हम कोडिंग करेंगे और सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आया सबको ये पॉइंट्स जो मैं आपको थियरी में बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसका प्रैक्टिकल करके हम ये चीज़ें देखने वाले हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब हमारा SQL क्यूरी लैंग्वेज स्टार्ट होगा तो ये चीज़ें हम उसके अंदर करेंगे। तो गाइज अंडरस्टैंड, आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है यहाँ पे किस तरीके से? किसी कोई डाउट है यहाँ पे? यस, समझ में आ गया सर। यस सर। यस में समझ आ गया। प्रीति कल कहाँ पर थे आप? प्रीति आर यू देयर? Yes, sir, I was not feeling well. Not feeling well. Okay, take care, take medicine, go to the doctor, okay, and get well soon. और शीतल समझ लगा है, समझा क्या आपको?